साहिबो सच्छम में चैनी वथ में असल हावतम। आरती, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है एंड अभी मैं पीजी कर रही हूँ सोशियोलॉजी में। आपकी एजुकेशन का सफ़र कैसा रहा? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिंग था। आप कॉलेज कैसे जाती थी? मैं पापा के साथ जाती थी एंड वहाँ से फ्रेंड्स के साथ। सिंगिंग का शौक आपको कब से हुआ? बचपन से था। आपके माँ बाप के लिए सफ़र कैसा रहा? बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। मैं अपने कश्मीरी यूथ से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, हम अपनी कश्मीरी ज़बान को बोलने में ना शर्माएं। बट बीइंग अ ब्लाइंड, वो जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे बच्चे हैं जो वेबसाइट टेस्टर हैं। तो मेरे भैया ये मुकाम हासिल कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। आपकी क्या मैसेज रहेगी कश्मीरी यूथ के लिए? मेरी अपने कश्मीरी यूथ से यही मैसेज रहेगी कि हम लोग अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को और अपने नेचर को जितना हो सके उतना प्रिजर्व करें। स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? कि घर में मत बैठिए, अपने टैलेंट को, अपने पैशन पर काम करिए और अपने आप को डिसेबल ना समझकर स्पेशली एबल्ड समझकर उस चीज़ पर ध्यान दीजिए और अपनी प्रॉब्लम को स्ट्रेंथ बनाइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम है आज के इस पॉडकास्ट में। ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जो हमें हर रोज़ एक नया सबक देती है। आज हमने एक ख़ास मेहमान को अपने स्टूडियो में दावत दी है जो आँखों की बीनाई से महरूम है, यानी कि स्पेशली एबल्ड, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक रोल मॉडल है और हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और ये अब सोशियोलॉजी में पीजी कर रही है और हाल ही में इन्होंने अब सिंगिंग में कदम रखा है। इनकी कहानी हमें ये सबक देती है कि अपने अंदर की ताकत को पहचानो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो बने रहिए हमारे साथ, बाकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट में। तो पार्थिदर, आपका खैर मकदम है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले हम आपकी लाइफ जर्नी सुनना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको थैंक्स करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आकर कुछ अपने बारे में बता सकूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम पार्थी धर है। मैं एक कश्मीरी पंडित फैमिली में जन्मी हूँ, जम्मू में, और मैं ब्लाइंड हूँ। मैं देख नहीं सकती बचपन से बाय बर्थ। तो मेरी जो स्कूलिंग है वो एक नॉर्मल स्कूल से हुई है। मैंने किसी भी ब्लाइंड स्कूल से या फिर नहीं पढ़ा है, ना मेरा कोई ब्लाइंड कॉलेज था, मैंने ना ही किसी ब्लाइंड स्कूल से पढ़ा है। हमने अपनी सारी की सारी जो भी पढ़ाई है वो नॉर्मल स्कूल से ही की है जी। तो मेरे लिए जो मेरी बिगेस्ट इंस्पिरेशन है वो मेरे भैया हैं जिन्होंने मुझे कदम कदम पर सपोर्ट किया है। तो आपके भैया आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? नहीं, वो मुझसे बड़े हैं, वो भी ब्लाइंड हैं। क्या आप कश्मीरी बोलती है? हाँ जी, कश्मीरी पंडित तो कश्मीरी आती है, मदर टंग है हमारी। आपने ग्रेजुएशन की है, हाँ अभी जी। आप पीजी कर रही हैं। हाँ जी। तो आज तक आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई और आपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। बीइंग अ ब्लाइंड, एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ना टास्किंग होता है। बट ऐसा था कि जो मेरी मदर है, मेरे मदर एंड फादर दोनों का ऐसा था कि नहीं, हमने इनको नॉर्मल स्कूल से ही पढ़ाना है। तो इन लोगों ने सबसे ज़्यादा कोशिश की। लाइक जब मैं और भैया पढ़ते थे तो नॉर्मल स्कूल था, वहाँ पे ब्रेल सिस्टम तो होता नहीं है, वहाँ नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकली पढ़ाते हैं। तो हमें पता नहीं चलता था कि ए या बी कैसा होता है, ए फॉर एप्पल कैसा होता है, या ए होता कैसा है। तो फिर मम्मा ने क्या किया था, एक वो प्लास्टिक के अल्फ़ाबेट्स आते हैं जिनमें 1 to 10 तक ना वो प्लास्टिक के बने होते हैं और ABC होता है, पूरे अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें A to Z। तो मम्मा ने वो लाया था। तो वो भैया जब छोटे थे तो उनको भी वो हाथ से पकड़ के दिखाती थी कि ये A होता है, ये B होता है, और मुझे भी ए और बी दिखाते थे कि ये ए है, ये बी है। और फिर प्लास्टिक के टॉयज़ होते हैं ना, एप्पल, कैट, बैट, इससे बताते थे कि ये एप्पल ऐसा है या कैट ऐसी है, डॉग ऐसा होता है। तो वैसे करके हमने पढ़ा। मतलब हमें अल्फाजों की पता चला कि वर्ड्स कैसे होते हैं, काउंटिंग कैसे होता है।
तो ऐसे ऐसे करके फिर हमने अपने बेसिक्स तो हमारे क्लियर थे। देन फिर नॉर्मल स्कूल्स में हम पढ़ते थे और फिर घर आके मम्मा हमें ऑरली पढ़ाती थी। जैसे स्कूल में कोई लेसन पढ़ाया हो तो मम्मा उनसे लेती थी वो सारा लेसन, तो फिर घर आके मुझे और भैया को, मतलब मेरे मम्मा, और शाम को फिर पापा, वो हमें ऑरली पढ़ाते थे। मतलब वो पहले वो क्वेश्चन पढ़ते थे, उसका मतलब बताते थे, फिर उसका आंसर हमें याद करवाते थे। स्कूल में आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा रहा? मेरा स्कूल में फ्रेंड सर्कल थोड़ा दिक्कत होता था, क्योंकि मैं एक ही ब्लाइंड थी, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होता था, बट ऐसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ, अच्छा था। तो फ्रेंड्स का कैसा रोल रहा एजुकेशन के सफ़र में? फ्रेंड्स का रोल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ऐसा होता था कि स्कूल में जो टीचर्स होते थे वो ब्लैक बोर्ड पे लिख लेते थे, समझाते थे, बट लिख लेते थे क्योंकि सब नॉर्मल होता था। तो फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो क्या करते थे कि वो अपना नोट बनाते थे, मतलब जो भी उन टीचर ने आंसर लिखवाया है वो अपने कॉपी में नोट करके देन फिर वो मेरी कॉपी पे नोट करते थे, या फिर वो घर आके मम्मा को देते थे जी। और जो हमारी ट्यूशन टीचर्स थे उनका भी, स्पेशली उनका भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है। मतलब अगर 12th का हो, 10th का हो, क्योंकि हम ऐसा था कि नॉर्मल स्कूल था, 10th में और 9th का, मतलब 8th तक का मैथ साइंस तो पढ़ सकता है, वो ब्लाइंड पढ़ सकते हैं, बट 8th के बाद जब आप 9th स्टैंडर्ड में जाते हो ना, तो वहाँ थोड़ा सा टास्किंग हो जाता है, क्योंकि टिपिकल हो जाता है, साइंस प्रैक्टिकल हो जाता है, मैथ्स का होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री, एल्गोरिदम वगैरह होता है। तो उसमें फिर जो हमारे ट्यूशन टीचर्स थे, अभिजीत कौर था उनका नाम, उन्होंने उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी कि मतलब काउंटिंग मुझे पता थी, अल्फ़ाबेट्स भी पता थे, तो जब भी कोई क्वेश्चन आता था उसकी मैम पहले क्या करती थी कि उसकी इक्वेशंस निकाल के वो पूरी इक्वेशंस मुझे वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से वो समझाती थी, चाहे 2 बार लगे 3 बार लगे, पूरा वर्ड टू वर्ड जब तक वो मेरे दिमाग में अच्छे से बैठे। तो आपके कहने का मतलब है कि आपकी टीचर्स के लिए भी मतलब आपको पढ़ाना बड़ा डिफ़िकल्ट रहा? हाँ जी, बहुत ज़्यादा जी। उन्होंने इवन कि वो लाइट तक का अरेंज किया था अपनी, मतलब बेड पे ना उनकी विंडो थी, उस पे उन्होंने बिल्कुल लाइट लगा दी थी, बिल्कुल मेरी आइज़ के साथ में, कि मतलब मुझे थोड़ा सा अगर मैं कुछ उससे कर पाऊँ, मतलब बहुत सपोर्ट किया था अभिजीत मैम ने, बहुत ज़्यादा। तो आप स्कूल कैसे जाते थे? पापा छोड़ते थे और फिर मम्मा लेके आती थी। तो कॉलेजेस का जब सफ़र हुआ? कॉलेजेस का ऐसा था कि कॉलेजेस में तो कोविड था, 1.5 साल तो ऑनलाइन गया, कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर उसके बाद पापा मुझे कॉलेज छोड़ते थे, फिर वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स थे, उनके साथ मैं क्लासेस अटेंड करती थी, एंड देन फिर पापा कॉलेज से लेके आते थे। मैं एक बात आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है, लेकिन आई होप कि आप इसको माइंड नहीं करेंगी। नॉट एट तो ऑल। इस सफ़र में आपको कभी लगा कि आप किसी फिजिकली फिट इंसान से कम हो? नहीं, मुझे मेरे स्पेशली मम्मा ने तो लगने ही नहीं दिया। उन्होंने, जब हम छोटे थे तब थोड़ा बहुत होता था, क्योंकि खेलना एंड ऑल वगैरह सब चीज़ों का रहता था, बट हमारे साथ फिर मम्मा खेलती थी सब कुछ। तो मम्मा ने हमें एक बात बोली कि इस जो ये आपकी प्रॉब्लम है ना, इसको अपनी वीकनेस कभी मत बनने देना, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना, जितना आपको पढ़ना है, जो अपने लाइफ में करना है वो करना, क्योंकि जो ये आँखों की प्रॉब्लम है ये हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन अगर हम इसको लेके बैठ जाएं कि नहीं अब हम ये नहीं कर सकते, ये गलत बात है। तो इसको अपना टारगेट बनाओ, इसको अपनी टारगेट से ज़्यादा इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। तो पार्थी जी, आप मुझे बताएं कि जो हमारा यूथ है, जो अपने आप को कम समझते हैं, उनको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, फिर छोड़ देते हैं, या मतलब ज़्यादा पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या मैसेज रहेगी आपकी उनके लिए? मैसेज रहेगी कि पढ़ाई में इंटरेस्ट ऐसा है कि आजकल के टाइम पीरियड में पढ़ाई मस्ट है, वो पढ़ाई के बगैर आपका कहीं कोई चारा नहीं हो सकता। बट अगर आप डिसअपॉइंट होकर बैठ जाओ कि कई बार हम एग्ज़ाम देते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते, हमें लगता है हम कर ही नहीं सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आप उसको ट्राई करो, एक ना एक टाइम पे ज़रूर होगा। मतलब पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि ये दिल लगवा ही देती है, बस करने का वो जज्बा होना चाहिए कि हमें करना है। आपके जब एग्जाम्स होते थे, मतलब किस तरह आप अपना एग्जाम देती थी? मैं थ्रू स्क्राइब देती थी अपना एग्ज़ाम। स्क्राइब मतलब क्या होता है कि वो राइटर होता है, वो हमसे एक क्लास जूनियर होता है,
तो वो बोर्ड्स में तो हमें खुद अरेंज करना होता है, मतलब इवन कि हर क्लासेस में हमें वो खुद अरेंज करना होता है। तो हम लोग क्या करते थे कि वो अरेंज किया, वो एक क्लास जूनियर है, उसको फिर मैं डिक्टेट करती थी, वो क्वेश्चन पढ़ता था, मैं उसको आंसर डिक्टेट करती थी और वो फिर लिखता था। जी। हाँ जी, ऐसे करके मैंने अपने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं। अभी आपका गोल क्या है? मेरा गोल सिंगिंग में है। मेरा शौक़ था कि मुझे सिंगिंग में ट्राई करना है, बचपन से शौक़ था। बट ऐसा था ना कि हम लोग माइग्रेंट्स थे एंड माइग्रेंट कैंप्स में चीज़ों की जो अवेलेबिलिटी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो जिस करके थोड़ा प्रॉब्लम हुई। बट हाँ, मुझे सिंगिंग का ही करना है। उसमें भी मेरी मम्मा ऐसा करते थे कि जब मेरी क्लासेस होती थी तो सिंगिंग की मम्मा क्या करते थे कि हम लोग 2 गाड़ियाँ बदल के फिर जाते थे, 2 मैटाडोर बदल के हम फिर क्लास लेने जाती थी मैं। आपके कहने का मतलब है कि आप सिंगिंग सीख रही है अभी? हाँ जी, मैं अभी सीख रही हूँ। तो इसके अलावा आपने कोई सपना सजाया है? मेरा सिंगिंग ही गोल है, बट उसके अलावा मैं थोड़े एग्ज़ाम्स में ट्राई करी हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जैसे? बैंकिंग वगैरह। बट मेरा जो मेन एम है वो सिंगिंग ही है। आप कब से ये सिंगिंग सीख रही है? आफ्टर कोविड। कि आप अब गाने जा रही है? हाँ जी, मेरा फर्स्ट सॉन्ग भी आने वाला है शिवरात्रि पर, अभी 25 को। तो आप को क्या लगता है कि जो बॉलीवुड है वहाँ काफ़ी टाइट कंपटीशन है? हाँ जी। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है आप कहाँ तक पहुँच पाएंगे इसमें? मैंने कम बॉलीवुड की कंपटीशन, लाइक मेरा ऐसा है कि मुझे ना खुद का करने का शौक़ है। कंपटीशंस वगैरह में मैंने बहुत कम ट्राई किया है, शायद कभी किया भी नहीं है। मुझे खुद का स्टैंड करने का शौक़ है। जैसे एक सिंगर है, वो उनका अपना ही है, उनका नाम है हंसराज रघुवंशी। मुझे उनके जैसा करने का शौक़ है कि मेरा खुद का स्टूडियो या खुद के मैं फ़ोन पे कुछ सॉन्ग्स लिख लेती हूँ, तो उनको खुद कंपोज़ करने का शौक़ है कि मैं खुद से अपना प्रोडक्शन हाउस जो है वो स्टैंड करूँ। आपके जो माँ बाप हैं उनके 2 बच्चे हैं, वो हाँ जी। दोनों ही बर्थ ब्लाइंड है। हाँ जी। उनका कैसा सफ़र रहा ये? क्योंकि मतलब आप, मैं समझ सकता हूँ आप देख नहीं सकती लेकिन समझ तो सकती है आप। उन्होंने कितनी डिफ़िकल्टीज़ या कितनी प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए फेस की है आज तक? मेरे मम्मा पापा ने बहुत सारा, मतलब इतना स्ट्रगल किया है कि मतलब मैं शायद उसको कभी भी ना वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। स्पेशली मम्मा ने तो अपनी जॉब छोड़ दी थी हमारे लिए, वो हैंडीक्राफ्ट में जॉब करती थी, तो मम्मा ने हमारे लिए जॉब तक छोड़ दी थी ताकि हमें ना एक प्रॉपर एजुकेशन मिले। मम्मा ने तो सबसे ज़्यादा, लाइक अगर हमारी एजुकेशन का क्रेडिट जाता है तो वो मम्मा को जाता है, क्योंकि पापा का ऐसा था कि पापा जॉब पे जाते थे तो घर पे मम्मा होती थी, तो मम्मा ने तो मतलब हर चीज़ से लड़ के हमें, मतलब ये अगर आज मैंने ग्रेजुएशन की है या मैं पीजी कर रही हूँ ना, तो ये मम्मा ने हर एक से लड़ के किया है। क्योंकि पहले ऐसा होता है कि आजकल तो अवेयरनेस है कि ब्लाइंड्स के लिए स्पेशल स्कूल में पढ़ना कोई कंपलसरी नहीं है, बट पहले के टाइम पे थोड़ा रहता था कि नहीं ये ब्लाइंड है या ये मेंटली रिटार्डेड है तो इनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं। तो मम्मा ने उस चीज़ के लिए भी स्ट्रगल की है। इवन हमारा राइटर का ऐसा होता था कि स्कूल टाइम तक तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट जब हम सीनियर क्लासेस में आए, लाइक 10th में या 12th में, तो जो हमारा बोर्ड है, मतलब पता हो के भी कि हमें प्रॉब्लम है, या हम दिखाते भी थे वो सर्टिफिकेट कि हमें प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी मम्मा बारिशों तक में, मतलब बारिश पड़ रही है और मम्मा हमारे राइटर के लिए बोर्ड जा रही हैं जी। मम्मा ने ना कभी दिन देखा, ना कभी रात देखी, ना बारिश देखी, ना आंधी तूफान देखा। बस मम्मा का एक ही गोल था कि हम पढ़ लें, हम मतलब अपना साइन खुद करें। मम्मा का ये गोल था, और इस गोल को पूरा करने के लिए वो क्या करती थी, मेरे साथ या भैया के साथ रात को 4-4 बजे तक जागती थी, एंड सुबह फिर 8 बजे उठा के हमें फिर हमारे साथ बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। जी।
तो इस दौरान आपको कभी लगा कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हुई आपके घर में या किसी चीज़ की कमी है या ऐसा कुछ? सर देखिए, बीइंग अ माइग्रेंट ऑब्वियसली वो चीज़ तो मम्मा पापा ने फेस की है, क्योंकि कश्मीर से जाके वहाँ अपना नया लाइफ स्टार्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। बट इन लोगों ने कभी फील नहीं होने दिया, कभी भी नहीं फील होने दिया कि ये लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल करने के लिए, ताकि वो हमें प्रॉपर एजुकेशन दे सके। 3-3 4-4 ट्यूशन्स होती थी भैया की भी, मेरी भी, क्योंकि हमारा थोड़ा स्पेशल केस था तो ट्यूशन्स का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता था। बट इन लोगों ने कभी भी हमें फील नहीं होने दिया। पार्थी, हमारे समाज में आपके जैसे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, कम ही लोग हैं, लेकिन है। तो उनका क्या है कि जैसे ही किसी माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा फिजिकली फिट नहीं है, स्पेशली एबल्ड है किसी भी तरह का, तो वो उनको पढ़ाते नहीं हैं, या वो उनको मतलब किसी खेल में हिस्सा नहीं लेने देते, या बाकी कोई सिंगिंग वगैरह या ऐसा कुछ भी सोचेंगे। इंसान कुछ भी कर सकता है। आप ऐसे माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जिनके स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने उनको घर में बैठा के रखा है? मेरा उन पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि स्पेशली एबल्ड का मतलब होता है कि उनके अंदर कुछ खास गुण है, वो कुछ खास तरीके से काबिल है। अगर उनकी आंखें नहीं है तो उनकी जो सुनने की जो क्षमता है, जो सुनने की कैपेबिलिटी है, वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। ऑब्जर्वेशन करने की जो मतलब जो उनकी कैपेसिटी होती है, जो चीज़ों को ऑब्जर्व करने की, वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। तो उन्हें बिठा के रखना वो उनकी उस खास जो खूबी है उसकी इंसल्ट है। अब अगर बच्चा ब्लाइंड है और वो क्रिकेट खेलना चाहता है तो ब्लाइंड क्रिकेट भी है। अगर बच्चा मतलब उसको कुछ और प्रॉब्लम है तो आजकल ऐसा टाइम है कि हर चीज़ की सुविधा है, बस अवेयरनेस होने की बात है। और बच्चों को घर में बिठाना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स, जो बात हकीकत है, पेरेंट्स ने एक ना एक दिन बूढ़ा हो जाना है। एट द एंड उस बच्चे ने ही अपनी लाइफ बितानी है। तो अगर उसके पास कोई कला नहीं होगी, अगर वो अपने मतलब आपको वो स्टेबल नहीं कर सकता, आपने उसको उस लायक नहीं बनाया कि वो फाइनेंशियली खुद से सपोर्ट कर सके, तो उसकी लाइफ तो आपके बूढ़े होते ही बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिंग हो जाएगी। तो वो चीज़ देखने से अच्छा है कि आप अपने बच्चों को बाहर निकालो, उन्हें फ्री छोड़ो, ताकि वो अपने आप को इतना कैपेबल बना सके कि वो आप लोगों को भी आगे जाके सपोर्ट करे। और यकीन जानिए सर, चाहे बच्चा ब्लाइंड है या वो हैंडीकैप्ड है, मतलब अगर वो व्हील चेयर यूज़र भी है, तभी भी उसके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो आगे जाकर अपने पेरेंट्स का सपोर्ट कर सके। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई भी स्पेशली एबल्ड हो, कहीं से भी उनकी एबिलिटी होती है? बिल्कुल, अगर वो मेंटली रिटार्डेड भी है तो हो सकता है कि उसके अंदर कला हो ज्वेलरी डिज़ाइन की। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो बच्चे बिल्कुल हैंडीकैप्ड है, मतलब वो ना खुद से उठ सकते हैं, ना खुद से बैठ सकते हैं, ना खुद से खा सकते हैं, बट यकीन जानिए वो ज्वेलरी इतनी अच्छी डिज़ाइन कर सकते हैं जितना कोई नॉर्मल नहीं कर सकता। आपके अंदर और क्या क्या खूबियाँ हैं जो आप शेयर करना चाहेंगी? मेरे अंदर, मैं थोड़ा बहुत लिखना जानती हूँ, तो ये चीज़ है कि मैं कुछ स्टोरीज़ वगैरह भी मैं लिख तो नहीं सकती, बट मेरे पास मम्मा ने आईफोन लेके दिया, उसके अंदर एक नोट्स करके फीचर होता है, तो मैं कुछ भी कभी लगता है तो मैं वो लिख लेती हूँ। और कुछ? सिंगिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, म्यूज़िक सुनना। मुझे आगे जाके एक्चुअली पीजी के बाद पीएचडी करने का भी बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब मुझे पता भी है कि मैं आई विल डू दैट। अभी आपको क्या लगता है कि आप इस वक्त किस लेवल की सिंगर हो? मैं ज़्यादा बड़ी सिंगर नहीं हूँ, लेकिन हाँ बिगिनर कह सकती हूँ, बिगिनर या इंटरमीडिएटर कह सकती हूँ जी। तो आपकी सिंगिंग में सबसे ज़्यादा आप क्या गाना चाहेंगी? कश्मीरी, हिंदी? कश्मीरी सुनाऊँ? जी। मैं वो वाला गाना सुनाती हूँ जो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में स्टेज पे परफॉर्म किया था, ऑन द ईव ऑफ डिसेबिलिटी डे। ओके। हाँ जी, वहाँ से मेरी सिंगिंग जर्नी मेन स्टार्ट हुई है। साहिबो सच्छम में चैनी वथ में असल चिहावतम, साहिबो सच्छम में चैनी वथ में असल चिहावतम, कूद काला रो
आवतम। अगर हम देखें जो कश्मीरी कल्चर है या जो हाँ जी। कश्मीरी सिंगिंग है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। हाँ जी। आज ऐसे ऐसे गाने आते हैं जिनका कोई ना मतलब ना कोई मकसद होता हाँ है। जी। आप सबसे ज़्यादा तरजीह आप किसको देना चाहेंगे, यानी कि प्रेफरेंस किस चीज़ को देना चाहेंगे, कश्मीरी को या हिंदी को? कश्मीरी को। जो मेरा पहला गाना इवन आ रहा है, जो मैंने कहा शिवरात्रि पे आ रहा है, वो भी कश्मीरी में है। जब आप कश्मीरी बोलते हो तो आपको कितना फ़ख्र महसूस होता है? बहुत फ़ख्र महसूस होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मदर टंग है। मतलब माँ के साथ तो वैसे भी रिश्ता गहरा होता है, तो उनकी ज़बान के साथ तो ऑब्वियसली एक अलग ही फील आता है। जब खासकर कश्मीरी बोलना या कश्मीरी गाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। क्या लगता है आपको कि ये जो कश्मीरी लैंग्वेज है कितना ज़रूरी है इस वक्त हमें इस चीज़ को प्रिजर्व करना? कश्मीरी लैंग्वेज और कश्मीरी कल्चर को प्रिजर्व करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का ऐसा हो गया ना कि हम लोगों पे ना बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत हो गया है। पंजाबी सॉन्ग्स, नो डाउट दी सॉन्ग्स आर टू गुड, मतलब उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे सॉन्ग्स हैं। एक्चुअली मैं इस पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी। बेशक हमारे कश्मीर में ये हमें लगता है कि हमारे पास टैलेंट की कमी है, हमारे पास टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। बस बात यह है कि वो लोग अपने जो भी गाने निकालते हैं, आप कभी किसी पंजाबी को नहीं देखेंगे कि उन्होंने हिंदी या किसी और ज़बान में, चाहे उर्दू हो या किसी और ज़बान में गाना गाया। एक पंजाबी हमेशा अपने करियर की शुरुआत एक मतलब पंजाबी गानों से ही करता है, ये सोचे बगैर कि लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा। तो ऑब्वियसली जब आप देखो, जब ऐसा एक टाइम आता है ना कि जब हम उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, एक टाइम पे लोग उसको खुद ही अडॉप्ट करते हैं। तभी आज पंजाबी सिंगर्स और पंजाबी इंडस्ट्री बहुत आगे। हम लोगों का ऐसा होता है कि सिंगर ने स्टार्ट किया है तो हम लोग अपनी ज़बान से हटके दूसरी ज़बान के गानों को तरजीह देने लग जाते हैं। हमारे गाने भी बहुत अच्छे हैं, इतने सारे मतलब लिरिक्सिस्ट हैं जिन्होंने इतने ब्यूटीफुल गाने लिखे हैं, इतने बेहतरीन कंपोजर्स हैं। बस यही है कि हम अपने कल्चर को छोड़ के कोई दूसरे कल्चर पे का इन्फ्लुएंस रहता है हम पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिंगिंग सीख रही हूँ या मैं कल को सिंगर बन जाती हूँ, कहीं भी मैं बाहर शो करती हूँ या किसी के भी सामने गाती हूँ, तो वो मुझे बोलेंगे आप कहाँ से हैं, तो ऑब्वियसली कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ। वो मुझे बोलेंगे कि आप ये चीज़, अगर आप कश्मीरी पंडित हो तो अपनी ज़बान में कुछ गाओ। अगर मुझे अपनी ज़बान में गाना ही नहीं आता होगा तो मैं क्या करूँगी। मेन हमारे लिए अपनी ज़बान है जो कि डे बाय डे पीछे हो रही है, उसको प्रिजर्व करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो तभी अगर हम अपनी ज़बान को प्रिजर्व करेंगे ना, तभी हमारी यहाँ की इंडस्ट्री भी उठेगी। हमारा जो यूथ है आज कश्मीर का, हाँ जी, वो कभी कभी शर्म फील करते हैं कश्मीरी बोलने में, तो आपकी मैसेज उनके लिए क्या रहेगी? मेरी मैसेज उनके लिए रहेगी कि कश्मीरी बोलने में कभी भी शर्म मतलब नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत ज़बान है कश्मीरी। मैं देख नहीं सकती, तो जितना मैंने सुना जन्नत कश्मीर बोलते, पैराडाइज ऑन अर्थ, तो ये ज़बान उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो हमें फ़ख्र होना चाहिए इस ज़बान को बोलने में। पर सबसे ज़्यादा मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगी, क्योंकि आजकल मैंने देखा है स्पेशली कश्मीर में भी या फिर जम्मू में भी कि बच्चे पैदा होते हैं तो हम लोग ना उनके साथ उर्दू या हिंदी में बात करना शुरू कर देते हैं। जब आदत ही उर्दू या हिंदी में बात करने की होगी तो कश्मीरी में तो कंफर्टेबली कभी नहीं बोल पाओगे। वेस्टर्न कल्चर को जैसे हमने अडॉप्ट कर रखा है, उन पे हमारा मतलब उनका इन्फ्लुएंस है हम पे, हमारा रहना खाना सब अब वेस्टर्न जो कल्चर है उसी से मिलता जुलता है। बट पूरे वर्ल्ड में हम कश्मीरी सिर्फ एक ही चीज़ से पहचाने जाते हैं, वो है हमारी ज़बान से। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपनी ज़बान को तो प्रिजर्व करें ही करें, बट साथ में हम लोग नेचर को प्रिजर्व करें, क्योंकि जैसा कि कहते हैं कि, और ये बात हकीकत भी है कि कश्मीर इज़ अ पैराडाइज ऑन अर्थ। तो अगर हम इस चीज़ को प्रिजर्व ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे ये पैराडाइज रहेगा। अगर हम वो नाले, वो नदियाँ जो भी बची हैं उन्हें सुखा दें या उन्हें पल्यूट करें तो वो तो सब ख़त्म हो जाएगा, वो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। जो लोग आपकी तरह स्पेशली एबल्ड है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनको ज़िंदगी में किस तरह चलना चाहिए, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या होना चाहिए? जितने भी लोग स्पेशली एबल्ड हैं, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, चाहे उनमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या वो मतलब हैंडीकैप्ड हैं,
आपके अंदर जो भी टैलेंट है या आपका जो भी पैशन है उसे प्लीज़ फॉलो करिए, ये सोचे बगैर कि आप ब्लाइंड हैं या आप सुन नहीं सकते, आप डफ एंड डम हैं, आप व्हीलचेयर यूज़र हैं। उस चीज़ को नकार के बस उस पैशन पे अपना ध्यान दीजिए। और जैसे कि मेरी मदर ने कहा कि अपनी इस प्रॉब्लम को अपना वीकनेस नहीं अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, तो आप सब भी अपनी उस प्रॉब्लम को अपना वीकनेस नहीं ना बनाकर अपना स्ट्रेंथ बनाइए और उस पे अपने पैशन पे काम करिए, ना कि घर में बैठे रहिए ये सोचकर कि हम नहीं कुछ कर सकते। तो पार्थी दर अब लास्ट में कश्मीरी में एक लाइन सॉन्ग की सुना दीजिए, कोई भी सॉन्ग जो आपको याद हो। लालस वंतै छु सवाल सालस अंतने बलिए, लालस वंतै छु सवाल सालस अंतने बलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस कन्वर्सेशन के लिए। तो ये थी पार्थी दर जो हमारे साथ बात कर रही थी। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अब ये सोशियोलॉजी में पीजी कर रही है। आपने अगर गहराई से इनको सुना होगा तो आप देखिए इनका कॉन्फिडेंस कितना हाई है और इन्होंने किस तरह से अपनी एजुकेशन हासिल की है। हालांकि इनका और एक भाई है, वो भी आँखों की बीनाई से महरूम है। उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया है, उन्होंने खुद को भी सपोर्ट किया, इनको भी सपोर्ट किया है। लेकिन यहाँ पर ये हम कश्मीरियों को एक मैसेज दे के गई है, हमें कश्मीरी बोलना चाहिए, हमें खाली मदर टंग को प्रिजर्व नहीं करना है, हमने यहाँ के नेचर अपने कल्चर को भी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। या जो भी मतलब यहाँ पे नदी नाले जिनको डिप्लीट किया गया है उनको भी फिर से प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। तो पार्थी दर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस स्पेशल कन्वर्सेशन के लिए। दोस्तों आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।